सावधान लौट रहा है कोरोना स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर मुस्कान अबीन और आप देख रहे हैं टीवी 100। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के और मामले सामने आए हैं। 2 नए मामले, कुल मिलाकर संक्रमित 27 लोग हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी जांच बढ़ाई है और इसी के साथ लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करने की अपील की जा रही है। 20 मरीज अभी भी एक्टिव केस की श्रेणी में हैं। गाजियाबाद में रविवार को कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 27 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 20 मरीज अभी भी एक्टिव केस की श्रेणी में है, जिनका उपचार घर के आइसोलेशन में और अस्पताल में भी चल रहा है। शेष मरीज स्वस्थ होकर घर लौट भी चुके हैं। जिले में कोरोना के मामले में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। नए मामलों के मद्देनजर संदिग्ध मरीजों की यहाँ पर ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग की जा रही है और इसी के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी यहाँ पर जांची जा रही है कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आए हुए हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। स्कूलों, कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस जैसे नियमों को फिर से लागू करने की सिफारिश की गई है। साथ ही आम जनता को भी अपील की गई है कि वे कोरोना से जुड़ी सावधानियों का पालन करें और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत कोविड का टेस्ट करवाएं। जिले के सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधार ने कहा है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई दे तो खुद को दूसरे से दूर रखें और तुरंत चिकित्सा में परामर्श करें। गाजियाबाद में निरंतर केस बढ़ रहे हैं। आज भी 2 केस सामने आए हैं। मासूम बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालात गाजियाबाद में क्यों बिगड़ रहे हैं और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से यहां पर प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं और कदम उठाए जा रहे हैं, शिवा गुप्ता संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, जानकारी देने के लिए रुक कर लेते हैं। शिवा गुप्ता, आखिर गाजियाबाद में केस क्यों बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, उसमें मेन अगर मूल कारण जान सकते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली से लगा हुआ हिस्सा है। ट्रेवलिंग हिस्ट्री की बात करें तो दिल्ली में एयरपोर्ट है, कई तरह के लोग और अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग होते हैं। कहीं ना कहीं जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, लोग उनसे मिलते हैं, उसके बाद घर पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मूल आधार मान सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मैं गाजियाबाद की भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं कही जा सकती है। प्रतिदिन की बात करें तो 2-4 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए, जहाँ एक और गाजियाबाद में 4 माह के मासूम जो कोविड संक्रमित पाया गया था, हालांकि वो पूरे परिवार की बात करें तो पूरे परिवार की जब टेस्टिंग हुई थी कोई और अन्य व्यक्ति नहीं पाया गया था। ऐसे में गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद में अभी लगभग सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 3 मरीज निजी अस्पताल में हैं। देखा जाए, प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर गंभीर है। लगातार सुचारू व्यवस्था सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। जो सीएमओ के साथ डॉक्टर, सर्विलांस अधिकारी लगातार अस्पतालों, क्लिनिकों के संपर्क में हैं और लोगों को एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन को समझाया जा रहा है कि खांसी, जुकाम, बुखार का यदि मरीज होता है तो उनकी कोविड जांच अवश्य कराएं, ताकि शिवा, ये जो मरीज अभी पाए गए हैं, जो तमाम जो मरीज होम आइसोलेट हैं, उन्हें क्या कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं और ऐसे में ये मामला घातक ना हो, क्या कुछ खास कदम उठाए गए हैं और डॉक्टरों की सलाह क्या है इस पर? जी बिल्कुल, डॉक्टरी सलाह के अनुसार जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लगातार यदि किसी को कोविड से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो समय पर उसका जांच अवश्य कराएं। यदि कोई बाहर से ट्रेवलिंग करके आ रहा तो अपनी जांच जरूर कराएं। जिस प्रकार से कोविड-19 पहले भी देश एक बार झेल चुका है, भयानक स्थिति ना हो तो प्रशासन के साथ साथ जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग जरूर करें। खास बात यह है कि हल्के से भी लक्षण होने पर चिकित्सा सुविधा जरूर लें। ऐसे में देखा जाए तो लगातार गाजियाबाद में सबसे बड़ी बात शिवा ये होती है कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है, उसके संपर्क में आने वाले लोगों को निकालना, उन्हें चिन्हित करना, ये बड़ी चुनौती हो जाती है। खास तौर पर उस सिचुएशन में जब लोग बाहर से होकर आए हैं और उनके कनेक्शन में कौन कौन आया, ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके की कार्रवाई आप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ, कल की शनिवार को जो बात करते हैं तो जो 2 मरीज पाए गए हैं कोविड संक्रमण में, देखा जाए तो लगातार
प्रशासन, हालांकि वो निजी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है, इसके बावजूद भी सूचना मिलते ही देखा जाए जो सर्विलांस अधिकारी हैं तुरंत क्लिनिक आए और उन्होंने ट्रेवलिंग हिस्ट्री जानी। जो व्यक्ति बाहर से आया था लगातार उसके संपर्क में आए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जबकि वो अन्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फोन द्वारा सूचना की गई, उनको उनको ये उनसे गुजारिश की गई कि तुरंत जाकर अपना तत्काल इलाज कराएं, क्योंकि आपके साथ जो आपके संपर्क में आए थे कहीं ना कहीं उनको में कोविड संक्रमण पाया गया। तो देखा जाए लगातार प्रशासन कई तरह की एडवाइजरी जारी कर रहा है। अस्पतालों में नए कोविड के कमरे बनाए गए हैं, वहाँ पिन्नियों की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है। जितने भी निजी अस्पताल की बात कर ले, सरकारी अस्पताल में जहाँ ऑक्सीजन प्लांट पिछले बार लगाए गए थे उनका निरीक्षण किया जा रहा है। तो हालांकि लगातार प्रशासन जागरूक होते दिख रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों को ठीक है शिवा, लेकिन सब बड़ी बात है प्रशासन जागरूक है। प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब कोरोना वॉरियर को अब सक्रिय कर दे, मैदान में उतार दे लोगों को जागरूक करने के लिए। अगर ये केस और भी ज्यादा आगे बढ़ गया तो फिर इसे रोकथाम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर वही हाफादाफी वाला सिचुएशन हो जाएगा जो 2020-21 में हुई थी, और हालात बेकाबू हुए थे लेकिन पर्याप्त संसाधन बहुत कम थे। जी बिल्कुल, जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ लगातार अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से काम नहीं चलेगा। जनता जो अभी बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने ट्रेवलिंग कम से कम करनी पड़ेगी। कई ऐसे लोग हैं जो बिना वजह सड़कों पर घूमते हैं या बिना वजह सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, उनसे बचना होगा। साथ ही साथ अपने आप को एक अच्छी डाइट के साथ रखना होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना होगा। तो कई तरीके की जो जागरूक है, जिनसे बचने के जो उपाय हैं उनमें लगातार जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर की ही बात करते हैं, जहां लगातार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में मरीज बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन आप सड़कों पर या सार्वजनिक अस्पतालों में या सार्वजनिक जगहों पर यदि जाए तो आप साफ तौर से देख सकते हैं किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क का उपयोग नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं स्थिति भयानक ना हो, तो ऐसे में हम सबको भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। ठीक है, बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा सटा हुआ ये तीनों है, और ऐसे में अप डाउन्स होते रहते हैं लोगों के। तो बड़ी यहाँ पर प्रशासन की चौकसी होनी चाहिए, लोगों की टेस्टिंग और लोगों की समझाइश के लिए वो एरिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिवा, कई राज्यों में देखा जाए कोरोना के संक्रमण ज्यादा बढ़ रहे हैं। ट्रेवलिंग हिस्ट्री की बात करें, दिल्ली, मुंबई और केरल जो सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग के हिस्से माने जाते हैं, जहां के लोग का बाहर सामान का आयात निर्यात या उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे में देखा जाए केरल में 1300 से भी अधिक मरीज हो चुके हैं। वही स्थिति कर्नाटक की है, वही स्थिति महाराष्ट्र की है। दिल्ली की भी स्थिति देखा जाए तो काफी बेहतर नहीं है। दिल्ली से सटा गाजियाबाद, नोएडा लगातार यहाँ पर रोज मरीज मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोगों को जागरूकता कम दिख रही है। बिल्कुल, दिल्ली के लिए फिर खतरे की बात है अगर गाजियाबाद में निरंतर केस निकल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा के बीच जो संपर्क है वो डेली का है, लोग अप डाउन डेली करते हैं। तो अगर यहाँ पर मामला बढ़ रहा तो संभवतः सावधान दिल्ली को भी हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं कि इस समय स्कूलों की छुट्टी है। हालांकि अभी स्कूलों की छुट्टी है, स्कूल के बच्चे सारे अपने घर पे हैं। यदि स्थिति सामान्य नहीं रहती है तो आने वाले समय में जैसा देश और प्रदेश पहले भी झेल चुका है, तो उस तरीके की स्थिति भयानक हो सकती है और बच्चों की पढ़ाई तक ऑनलाइन हो सकती है। तो ऐसे में देखा जाए जागरूकता बहुत जरूरी है। ठीक है शिवा, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, और जैसे ही अपडेट आएगा आपसे संपर्क जरूर करेंगे और जानकारी जुटाएंगे। बिल्कुल, आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी जो कि सीनियर फिजिशियन है हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे बचे जब स्थिति बेकाबू होने को लेकर पहले से ही सावधान हो जाए, और लोगों को कैसे समझना चाहिए कोरोना को, ये जो नया वेरिएंट आया है उससे कैसे बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिवाकर जी, टीवी 100 में एक बार फिर मुस्कान जी। डॉक्टर दिवाकर जी, देखिए सोच रहे थे कि जब पिछली बार आपसे चर्चा हुई तो हमारी बस यही मंशा थी कि लोगों को समझाया जाए ताकि कोरोना आगे ना बढ़े, लेकिन निरंतर ये मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि आपने ये भी कहा है कि इतना घातक नहीं है, लेकिन घातक रूप ले सकता है अगर आप लापरवाही बरतेंगे। इन तमाम स्थिति को देखते हुए हम क्या अंदाजा लगाएं, अगर अभी नहीं रुके तो आगे क्या होगा? देखिए, आपने जो दिखाया और बताया और जागरूक कर रहे हैं बहुत हर समय, ये बहुत अच्छी चीज है कि मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हों।
क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस एक से दूसरे 2 से 4 होने में उतनी समय नहीं लगती है, लेकिन अगर वो 1,000, 5,000, 10,000 है, उससे उससे 20,000, 40,000, 50,000 होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि कंपाउंड रूप से बढ़ता है फिर। तो इसलिए अभी आप देखें, हम लोग लास्ट टाइम जब चर्चा किए थे 1,000 केसेस थे और आज 5 से 7 दिन के अंदर 3,000 ऑफिशियल केसेस हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो घर में होकर के ठीक होकर के रह गए होंगे, जो नोटिफाई नहीं हुए होंगे। तो ऐसी स्थिति में समाज में ये फैल रहा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है और अभी सचेत होना बहुत आवश्यक है, इसमें भी दो राय नहीं है। क्योंकि दो पहलू इसके हैं। सबसे पहला तो यह है कि इसमें जो वेरिएंट है JN.1, उसका जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलने की क्षमता रखता है। हालांकि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो गंभीर इन्फेक्शन करने की क्षमता अभी नहीं रखता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ये सब वेरिएंट को, जो गंभीर चुनौती हम लोग को दे चुका है, बहुत ज्यादा मृत्यु दर जिसमें देखी गई है डेल्टा वेरिएंट से, तो उसमें जो स्पाइक प्रोटीन के उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हुए थे, उतनी स्पाइक प्रोटीन में इसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन अभी तक नहीं हुए हैं, जिस कारण से ये घातक नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से स्प्रेड करने वाला है। जब ये स्प्रेड होगा, स्प्रेडेबिलिटी और बढ़ेगी और ज्यादा ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करेगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होंगे। वायरस एक दिन में 1-1 बिलियन कॉपीज अपने शरीर के अंदर में बनाता है, करोड़ों अरबों की संख्या में मल्टीप्लाई करता है। बिल्कुल। और शरीर के इम्यून सिस्टम उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई करता है, उस क्रम में और ज्यादा स्पाइक प्रोटीन्स में म्यूटेशंस की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर ये स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन एक्यूमुलेट होता है और गंभीर रूप ले लेता है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए अभी जरूरी है कि अभी स्प्रेड करना शुरू किया है, अभी से इस पर विशेष रूप से लगाम लगा दिया जाए, तब ये फैलाव इसका समाज में रुक सकता है, व्यक्तियों में रुक सकता है, अन्यथा ये बहुत गंभीर स्थिति की ओर जा भी सकता है। तो इसलिए अभी बहुत गंभीरता से इसको लेते हुए अभी ही इस पर अमल करना है। पूरी तरह से इसका फैलाव को रोकने के लिए जितने उपाय हैं, उस पर अमल अविलंब करने की आवश्यकता है, और जिसमें एक बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव तरीका है, जिसमें कि बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी बचाव हो सकता है, वो है मास्क का प्रयोग। तो मास्क का प्रयोग हमारी समझ से जो पब्लिक प्लेसेस हैं आज के दिन में, हॉस्पिटल्स हैं आज के दिन में, जितने क्राउडेड एरियाज हैं आज के दिन में, वहां पर मैंडेटरी करना आवश्यक हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर दिवाकर जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चेन, एक शख्स को कोरोना होता है और वो शख्स ऐसा नहीं है कि किसी से मिला ना हो, बातचीत नहीं हो, उससे बैठ के खाया पिया ना हो, तो क्या जिन जिन लोगों से जिसको कोरोना हुआ है वो मिला है, क्या उन सभी को ये खतरा बढ़ जाता है कोरोना होने का, या फिर इसके कुछ नियम है कि आप इतने ज़्यादा आप अगर क्लोज होते हैं तो तब जाके कोरोना होता है, या साथ में खाते बैठते हैं तो तब कोरोना होता है? तो ये कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करें आप। जी देखिए, इसमें जो भी कोविड या फ्लू के वायरस होते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्राइमरीली जो होता है वो है सिक्रीशंस के द्वारा, नाक, मुंह, छींक, खांसने और बोलने के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि देखा गया है कि जो स्टडीज हुई है उसमें देखा गया कि क्लोज प्रोक्सिमिटी में अगर है पहला, जिसमें देखा गया कि अगर 6 फीट से ज्यादा की दूरी है तो उसमें स्प्रेड हो जाता है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं हो पाता, और उतनी मात्रा में शरीर के अंदर में प्रवेश वायरस नहीं कर पाते कि उसको बेसलाइन पर थ्रेशोल्ड वैल्यू जितना रहता है उससे कम रहता है, जिससे कि व्यक्ति बच सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि उससे ज्यादा दूरी पर ये इम्पैक्ट नहीं हो पाता है सामान्यतः, और व्यक्ति संक्रमित होने से बच सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कोरोना वायरस की कैसे रोकथाम करें और कैसे पहचान करें। अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से मिले हैं तो आप कितने क्लोज हुए हैं और कोरोना होने की कितनी संभावना है, इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर दिवाकर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिवाकर जी, अपने महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, अगर किसी व्यक्ति को हो गया कोरोना और हमें पता चल गया उस व्यक्ति के हम संपर्क में थे,
हम कितने डिस्टेंस के साथ थे ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब उसी पे आप बता रहे थे। और क्या ऐसी चीज़ हो सकती है, क्या साथ में खाने से भी कोरोना जैसी जो कोरोना है सामने वाले को, उससे भी कोरोना हो सकता है? और ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को ऐसे व्यक्ति में संपर्क में आने से कितना खतरा बन जाता है? जी, जो पहले मैंने बताया कि अगर आप बहुत प्रॉक्सिमिटी से थोड़ी देर के लिए रहे हैं 6 फीट से कम दूरी पर, तो आपकी संभावनाएं कोरोना के इन्फेक्शन की बढ़ जाती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज इसमें होती है, वो देखा गया है कि अगर आपका वेल वेंटिलेटेड एरिया है, तो उसमें अगर थोड़े ज्यादा व्यक्ति भी हैं, 10-15 व्यक्ति भी हैं, और पूरी तरह से हवादार घर है, एयर प्रेशर है और वेंटिलेटेड है, प्रॉपरली हवा का आदान प्रदान हो रहा है, तो वहां पर होने की संभावनाएं कोविड की बहुत कम हो जाती है बनिस्बत अगर 2 ही 3 व्यक्ति हैं जिसमें एक अगर इन्फेक्टेड है या सब क्लिनिकली भी इन्फेक्टेड है, और वो बंद रूम है, वो एसी रूम है जिसमें कि प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें 15-20 लोगों की भीड़ जो वेंटिलेटेड एरिया में है, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके छोटे रूम में और कम व्यक्तियों में भी हो सकती है अगर वो वेंटिलेटेड नहीं है। तीसरी चीज जो आपने पूछा कि अगर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जितने भी कोमॉर्बिड कंडीशंस के रोगी हैं, जैसे किन्हीं को कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, किन्हीं को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रहा है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, या किसी को बोन मैरो का कोई इश्यूज है, या किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, या किसी को HIV एड्स है जो इम्यूनोसप्रेसिव चीजें हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ये हालांकि सामान्य रूप में ये बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन वैसे विशेष परिस्थिति में, वैसे विशेष रोगियों में ये बहुत घातक भी हो सकता है। और अभी हम लोग जो डेथ देख रहे हैं कि डेथ भी हुई है इसमें, तो वो वैसे ही व्यक्तियों में हुई संक्रमित थे। जैसे अभी हाल में जो दिल्ली में डेथ हुई, तो उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन था, और इसके साथ साथ एक्यूट किडनी इंजरी वाले की एक डेथ हुई है। तो जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन में किसी विशेष बीमारियों से जूझ रहे हैं, या बुजुर्ग हैं बहुत, या छोटे बच्चे हैं, उनमें ये बीमारी होने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल है। हाँ बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण ये भी जानकारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सावधान होने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ये महामारी का रूप ना ले। जब महामारी का रूप लेता है तो मौतें का जो आंकड़ा होता है वो बढ़ता जाता है। ये जो मौतें हुई हैं, ये मौतें संभवतः उन लोगों की हुई होंगी जो बुजुर्ग हैं और जिनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो वीक होगी। अच्छा, कुछ ऐसा उपाय या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जिससे इम्यूनिटी पावर एकदम बेस्ट रहे और ये जो संक्रमण है उससे लड़ने की क्षमता उसे मिले? जी, व्यक्तियों में देखा गया है कि डिफरेंट व्यक्तियों में ये वायरस का क्लियरेंस, जो शरीर वायरस को निकाल बाहर करने की कोशिश करता है, उनमें बहुत ज्यादा सशक्त उपाय से वो कोशिश करता है जिनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि सबसे पहला आपको एक्सरसाइज, व्यायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, स्किपिंग करना है कम से कम 30 से 40 मिनट, जिससे कि आपके सब ऑर्गन्स की परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहती है और ऑक्सीजनेशन प्रॉपर रहता है और आपके ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं। दूसरी चीज होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। उसमें आपका विटामिन सी है, विटामिन डी की कमी ना हो, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहे, विटामिन B12 की कमी ना हो, और इस तरह के और भी इम्यून बूस्टर्स जो होते हैं, मैग्नीशियम है, तो ये सब आपकी बॉडी में जब पर्याप्त मात्रा है उसमें रहे, उसकी डिफिशियंसी नहीं हो, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए अगर आपके पास विटामिन डी का डिफिशियंसी इंडियन पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोगों में, तो उसमें आपके विटामिन डी की जांच होते हुए अपने को विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेते हुए अपने ऑर्गन्स को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख लेना चाहिए। तीसरी चीज है खान पान में जो नेचुरल फूड और फ्रूट्स होते हैं, उससे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है और उससे वायरस को क्लियरेंस करने में बहुत हेल्प मिलती है। जो सीजनल फ्रूट्स है, जो रसदार फल है, अभी के गर्मी के मौसम में विशेषकर आपको रिहाइड्रेटेड रहने की आवश्यकता, आपके शरीर में लवण और पानी की कमी ना हो। अगर लवण और पानी की कमी आज के दिन में होगा और उसके ऊपर से आपको इन्फेक्शन होगा, तो आपको ये इन्फेक्शन गंभीर चुनौती दे सकता है। इसलिए शरीर में लवण और पानी की कमी नहीं हो, उसके लिए आप रसदार फलों का सेवन करते रहें। डाब का पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और
पोटेशियम ये सब मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो वाला घोल करके पीते रहें और अपने शरीर में एक्स्ट्रा पानी लेते रहें, जिससे कि गर्मी के कारण से भी जो शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेवलों की कमी हो रही है, नमक की कमी हो रही है, वो भरपूर होती रहे, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। और इसके साथ साथ आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। आप निश्चिंत होकर के 7 घंटा सोना जरूरी है कम से कम, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम, ब्रेन की ब्लड सप्लाई और अन्य जगहों की डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव्ड रहे और आप अपने को स्वस्थ रख पाए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। तो और इसके अलावा अभी पैनिकी होने से देखा जाता है कि घबराने से, परेशान होने से, बार बार उदास रहने से, बार बार पैनिकी होने से शरीर के अंदर में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसकी लेवल बढ़ जाती है और वो इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। अगर ये इन्फेक्शन हुआ और कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ा हुआ है क्योंकि आप एंजाइटी में है हमेशा, पर इसमें ये बीमारी और गंभीर रूप ले सकती है। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए, आपके कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए आपको एंजाइटी में नहीं रहना है, आपको योगा करना है और आप अपने हॉबी को करते रहें, जिससे कि पेंटिंग है या सिंगिंग है या डांसिंग है, जो हॉबी है आपका वो करे, उससे एंडोर्फिन निकलता है, उससे कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल में रहता है और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहती है और आपको इस तरह के वायरस के इफेक्ट कम करते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण मैं सवाल आपसे इसलिए भी करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ की बात हो गई है, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें कोई बीमारी है, उन्हें कोरोना संक्रमण होने की संभावना बहुत होती है, ठीक है, लेकिन उसके उपाय के बारे में जान लेते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ है, बुज़ुर्ग है वो, और जिसे दिल की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, अनफॉर्चुनेट उसे कोरोना हो जाता है, तो क्या प्राथमिकता होगी उसके लिए, उपचार के लिए सबसे पहले, ताकि बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले जी 2-3 बातों पर ध्यान रखना जरूरी होगा उस स्थिति में, उस विशेष परिस्थिति में। सबसे पहले आपके सिम्टम्स को आपको देखते रहना, आपको आइसोलेशन में रहना है क्योंकि और किसी दूसरे को ना हो, आपका रूम वेंटिलेटेड रहे प्रॉपरली, इसका ध्यान रखना है, और आपके न्यूट्रिशन पर ध्यान रखना है कि प्रॉपर डायबिटिक डाइट और आपको प्रॉपर, जो अगर आप किडनी के रोगी हैं तो उस हिसाब से डाइट वो सब मिलते रहे। अपनी दवाइयां जो रेगुलर आपकी चलती हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें और अपने आप अपना शुगर और सब चीज का मॉनिटरिंग करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंफेक्शन होने के बाद शुगर का लेवल, अगर पहले से शुगर है, आपको ब्लड शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी, बहुत तेजी से राइज करता है। और जब शुगर लेवल कोई इंफेक्शन के बाद राइज करता है तो फिर वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी उपाय नहीं होने देता है, और अगर शुगर राइज होता है तो जो इन्फेक्शन है वो सीवियर फॉर्म भी ले सकता है। तो दोनों एक दूसरे को बढ़ाने लगते हैं, इन्फेक्शन शुगर को बढ़ाने लगता है और शुगर फिर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में कारगर नहीं सिद्ध होता। तो इसलिए शुगर का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा आपका। और इसके साथ साथ आपको अगर कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, उसकी दवाइयां आपकी सुचारू रखे, लेकिन अगर आपको लगे कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आपका ऑक्सीजनेशन आपको कम हो रहा है पल्स ऑक्सीमीटर में, और उसके साथ साथ लेथार्जी और वीकनेस एक्सट्रीम होने लगे, आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना है और चिकित्सीय आपकी ट्रीटमेंट होनी आवश्यक है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके जवाब आपके लेने हैं, लेकिन अभी वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। डॉक्टर दिवाकर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण अपना वक्त दिया और महत्वपूर्ण जानकारी हमें साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिवाकर जी, जो कि यहाँ पर सीनियर फिजिशियन, महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए भी दे रहे थे क्योंकि अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को कि कोरोना से कैसे बचना, खासकर वो लोग जो डायबिटिक है और जिन्हें घातक बीमारी हो, और बच्चे, बुजुर्ग, क्योंकि इनके लिए कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है।